हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। अब हम वेक्टर के वन शॉट के पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन या कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है किसी प्लेन में, उसके आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करते हैं देखिए। द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। यानी किसी भी वेक्टर के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर आप जो है रिजोल्यूशन कर दोगे तो उन्हीं रिजोल्यूशन को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी एक आप एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट कर दीजिए कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट कर दीजिए, तब जाकर के आपका जो वेक्टर है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए क्या किया हमने? कंसीडर ए वेक्टर ओ ए वेक्टर यानी वेक्टर ए हैज टू बी रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो बात मैंने अभी कही है कि किसी भी वेक्टर के दो डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट फाइंड आउट कर दे तो वही इसमें लिखा गया कि उनको दो हिस्सों में रिजोल्व करना है, बांटना है। देखिए हमने क्या किया, एक वेक्टर दे दिया आपको ओ ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया है, ये ओ ए वेक्टर दे दिया है आपको ओ ए, और ये क्या है? ए वेक्टर। इस वेक्टर को दो हिस्सों में बांटना है, दो पार्ट में बांटना है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। अब देखिए इसको कैसे रिजोल्व करते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो हमने ए एक्स वेक्टर कंसिडर कर लिया। वाई एक्सिस के जो अलोंग है वो हमने ए वाई कंसिडर कर लिया। हमें नहीं पता है कितने, हमने इनको एज्यूम कर लिया है। हमने क्या किया फिर जो है इस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, या यूं कह सकते हैं y एक्सिस के पैरेलल जो है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसे ही जो है इधर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो जितना ये ax वेक्टर है ये भी ax वेक्टर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल है और डायरेक्शन में भी एक और इसके पैरेलल भी है, तो इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोलते हैं। वही बात यहां पर आ जाती है, जो ए वाई है ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, डायरेक्शन में भी इक्वल है और इसके पैरेलल भी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ए वाई वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए एक्स है तो ये भी ए एक्स हो गया, ये ए वाई है ये ए वाई है। अच्छा, एक्स एक्सिस के जो अलोंग है यूनिट वेक्टर होता है वो आपका आई कैप होता है। वाई एक्सिस के जो अलोंग होता है वो जे कैप होता है। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया है, इसको जो ये फिगर है ये यहां पर बना दी मैंने। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि एंगल कितना है, थीटा एंगल पर जो है वेक्टर बना हुआ है, वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। इसमें वही पार्ट लिख दिया जो मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया है। लेट द कंपोनेंट रिजोल्व ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के जो अलोंग जो कंपोनेंट है इसका जो रिजोल्व किया गया है वो आपने ये एक्स वेक्टर एज्यूम कर लिया है और वाई एक्सिस में ए वाई वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप जानते हो, आई एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। यहाँ हम केवल दो ही एक्सिस के बारे में डिस्कस किया है, तो दोनों ही आपने यूनिट वेक्टर ले लिए हैं। अच्छा, ओपी वेक्टर वही बात है, ओपी वेक्टर क्यू ए वेक्टर ये कितने हो गए? ए एक्स वेक्टर, और ये वेक्टर और ये वेक्टर हो गए इक्वल। क्यों हुए वो मैंने आपको बता दिया कि ये मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है और पैरेलल भी है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम होंगे। वही बात यहाँ पर है, ये भी मैग्नीट्यूड में सेम है, ये भी पैरेलल है और ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये ए वाई वेक्टर हुआ। इन ट्राइंगल ओ ए पी
क्या यूज किया आपने? बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, या इसको वेक्टर एडिशन रूल भी बोलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका दूसरा नाम है वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन ये भी बोलते हैं इसको। क्या हुआ? वेक्टर एडिशन रूल हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है? दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये बता रखा है कि ये दोनों सेम ऑर्डर में अगर जा रहे हो और तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होती है जो अपोजिट ऑर्डर में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका जो इन दोनों का सम जो है उसके इक्वल होता है। तो वही यहाँ लिखा ओपी वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, सॉरी पी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर क्या है आपने ले रखा है, ए वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर पुट कर दिया है। ओपी वेक्टर क्या है आपका, ये रहा ए एक्स वेक्टर और ये रहा आपका ए वाई वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम यहां पर हम जानते हैं सिंस यूनिट वेक्टर आप जानते हो क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वेक्टर क्या हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स वेक्टर, ये हो गया आपका ए एक्स वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ले लिया आपने यहाँ पर। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा ए एक्स वैक्टर इज अपॉन ए एक्स। अगर सिंप्लीफाई करो तो ए एक्स वैक्टर इज इक्वल टू आ गया, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ए एक्स आई कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर आप निकालना चाहें ए वाई वैक्टर क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए वाई इंटू जे कैप, या सीधा था ये भी कह सकते हैं किसी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाई वेक्टर निकाले, ये दोनों वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। तो ये आपका जो है वेक्टर जो है दो पोर्शन में रिजोल्व हो गया, एक्स एक्सिस के भी अलोंग और वाई एक्सिस के भी अलोंग हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है ट्राइंगल ओ ए पी, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे, पहले हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। अब साइन थीटा कैसे निकालते हैं, अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एपी हुआ, हाइपोटेन्यूज आपका ओ ए हो गया। तो एपी को आप ऐसे भी लिख सकते हो एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाई ए, और अगर आप यहां से ए वाई की वैल्यू निकालें तो इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सिमिलरली आप कोस थीटा निकाल लीजिए, कोस थीटा इज इक्वल टू ओपी अपॉन ओ ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, ये होगा ए एक्स अपॉन ए। तो भैया ए एक्स इज इक्वल टू आ गया ए कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर ये आपकी हो गई है सेकेंड और ये होगी है थर्ड। सेकेंड और थर्ड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यहां पर लिखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, पहले इनका स्क्वायर करिए, हो गया ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया,
ठीक है, यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यू कैन टेकन आउट ए स्क्वायर कॉमन, आपने ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हुई तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अगर आप यहां से ए निकालेंगे तो ये आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर रूट, ये आपने ए निकाल लिया है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ये आया है, वो इस तरीके से आया है। क्लियर है? इसलिए हम यहाँ एक पॉइंट बना भी सकते हैं, ध्यान देना, क्या बना सकते हैं कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया और उनका सम लेकर के स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो वेक्टर ए का क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड नहीं, इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, थर्ड, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, ये बना। ए से ए कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर साइन अपॉन कोस क्या बना, टेन थीटा, तो ये बन गया ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, अब यहां कंक्लूजन क्या निकला है कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया था, ए एक्स वेक्टर में और ए वाई वेक्टर में, ये ए एक्स वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है वो आप यहां से निकाल सकते हो। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा यहां भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए निकाला जाए तो ए एक्स क्या हुआ, आई का कोफिशिएंट, यानी यहां लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, और यहां इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक वेक्टर को किसी दो वेक्टर में, रेक्टेंगुलर वेक्टर्स में कैसे रिजोल्व करते हैं, ये हो गया उसका प्रोसीजर, और वो क्या हुआ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो होगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर हम पहले वेक्टर से यानी ए एक्स कंपोनेंट से जो है इसका एंगल निकालेंगे तो वाई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट अपॉन आई का कोफिशिएंट। ये लिखा हुआ हेडिंग है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। ये कह रहा है कि किसी भी वेक्टर के अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों पार्ट फाइंड आउट कर दे, तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट कर दे, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। यानी इस तरीके से है जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये आपका कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो इस वेक्टर का अगर हम तीनों एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो है कितना पोर्शन इन्वॉल्व है अगर वो फाइंड आउट कर दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं,
द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर ए वेक्टर ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हैज टू बी रिजोल्व्ड इनटू 3 कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये मान लीजिए आपको जो है, ये आपको जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस गिवन है। ठीक है, और यहां पर ये कोई आपने वेक्टर ले लिया है ओ ए वेक्टर। इस वेक्टर को आपको जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, जिसमें एक्स एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, वाई एक्सिस का भी, जेड एक्सिस का भी। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं देखिए, आई कैप, जे कैप, के कैप, सॉरी, लेट द कंपोनेंट्स ऑफ रिजोल्व्ड बाय वेक्टर ए। मान लिया आपने जो है इस वेक्टर ए के जो 3 पोर्शन है वो आपने एज्यूम कर लिए, कंसीडर कर लिए है कि इस साइड में जो है क्या है, ए एक्स वेक्टर है, और वाई वाले में क्या है, ए वाई वेक्टर है, और जेड वाले पोर्शन में क्या है, ए जेड वेक्टर है, इस तरीके से। ठीक है, एक्स एक्सिस के जो अलोंग है यूनिट वेक्टर आप जानते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के जे कैप एंड जेड एक्सिस के के कैप होता है। ठीक है, अब हम इसकी ये फिगर कंप्लीट कर लेंगे, इसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, रफली बना रहा हूं, वैसे तो एक्चुअल फिगर मैंने ऊपर बना दी है। ये इस तरीके से मैंने फिगर बना दी, वैसे तो सही फिगर मैंने ऊपर बना दी है, तो रफली फिगर है। ठीक है, अब इसको देखें क्या है, चलिए ऊपर वाली फिगर में बात करते हैं। इसको मैंने 3D में कन्वर्ट किया है। देखिए, ये आपको ओ ए वेक्टर गिवन है, ओ ए वेक्टर का 3 पोर्शन में जो डिवाइडेशन है वो क्या है, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर। ठीक है, आपने इसको जो है 3D में कन्वर्ट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ओ क्या है हमारा, ओरिजिन है, इसको हमने नेमिंग कर दिया ओ। ए एक्स वेक्टर है, हमने इसको बी ले लिया एक्स एक्सिस पर, फिर सी ले लिया हमने वाई पर, और डी ले लिया हमने किस पर, जेड पर, और बाकी बचा हुआ है यहाँ पर जो है आपका ई ले लिया है। बाकी आप और नाम देना चाहे तो दे सकते हैं इस क्यूबॉइड के। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर के है, क्लियर है। ओ बी वेक्टर किसके आपने एज्यूम करा, ए एक्स वेक्टर के। ओ सी किसके है, ओ सी हमारा ये रहा, और ओ सी जो है इसके पैरेलल है। यहाँ ध्यान दो, ये और ये दोनों वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर है। क्यों इक्वल वेक्टर है, क्योंकि लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है, मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है, इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। इसी वजह से आपने क्या लिखा, ओ सी इज इक्वल टू ई ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्यूबॉइड है। नेक्स्ट, ओडी वेक्टर इज इक्वल टू जेड वेक्टर, क्लियर है। अब यहाँ बाई ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए देखिए ध्यान से, ओ ए ई, इसमें आप ट्राइंगल लो लोगे। अगर ट्राइंगल लो लेते हैं तो ट्राइंगल लो ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स जो है एक ही ऑर्डर में हो तो उनका सम अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर है उसके इक्वल होता है। यानी ट्राइंगल की अगर साइड दी हुई है, दो साइड जो है वेक्टर्स को शो कर रही है और सेम ऑर्डर में है, तो तीसरी साइड भी जो है उनके रिजल्टेंट को शो करेगी जो कि उनके अपोजिट ऑर्डर में होगी। तो ये देखिए ट्राइंगल लो ही अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ये दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, ओ ई और ई ए का, और ओ ए अपोजिट ऑर्डर में है, तो वही लिखा है ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट ले ली है। अब पैरेललोग्राम लो अप्लाई करते हैं। इन पैरेललोग्राम ओ बी ई डी, ओ बी ई डी, ये नीचे जो बना हुआ है एक्स और जेड प्लेन में बना हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पैरेललोग्राम लो क्या बोलता है, पैरेललोग्राम लो ये बोलता है कि अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर को शो करती हो तो उनका जो डायगोनल है वो उनके रिजल्टेंट को शो करेगा। तो यहां पर ध्यान देना, ये जो ओडी है और ओबी है ये इसकी
एडजेसेंट साइड्स को शो कर रही है और OE जो है वो क्या है, इसका डायगोनल है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया OE वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर, यानी OB प्लस OD। नेक्स्ट, ये OE की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट कर दी तो हमारी इक्वेशन ये कन्वर्ट होगी OE वेक्टर इज इक्वल टू OB प्लस OD प्लस EA। अच्छा, ये वैल्यू उठा करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया आपने। देखिए OA वेक्टर की वैल्यू क्या है, A वेक्टर, ये A वेक्टर रख दिया, OB AX वेक्टर है, ये रहा यहाँ पर। फिर आपको AZ वेक्टर दिया हुआ, ये रहा OD वेक्टर, और EA वेक्टर जो है OC वेक्टर के इक्वल है, यानी AY वेक्टर हो गया। ठीक है, इनको थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपके। अब हम जो है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, पहला जो वेक्टर है हमारा आई कैप है, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग, इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो है EX वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा AX वेक्टर डिवाइडेड बाई AX। क्लियर है? हम यहां से AX वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। दिस विल बी AX वेक्टर इज इक्वल टू AX इंटू आई कैप, ये हो गया। ऐसे में सिमिलरली जे वेक्टर लिख देता हूं, जे वेक्टर इज इक्वल टू AY वेक्टर अपॉन AY वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहां से, AY वेक्टर इज इक्वल टू हो गया है AY इंटू जे कैप, और मैंने डायरेक्ट लिख दिया है AZ वेक्टर इज इक्वल टू AZ इंटू के कैप। ये सिमिलरली मैंने कर दिया। ठीक है, अब आपने AX वेक्टर, AY वेक्टर, AZ वेक्टर की वैल्यू निकाल ली है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखोगे तो वेक्टर A इज इक्वल टू AX वेक्टर की वैल्यू क्या आई, AX आई कैप प्लस AY जे कैप। ठीक है, AZ की वैल्यू रखो, AZ वेक्टर की AZ के कैप। ठीक है, ये आपने जो है वेक्टर A को तीनों एक्सिस में रिजोल्व कर दिया है, यानी इसका तीनों एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हिस्सा है, पोर्शन है, तो वो आपने रिजोल्व कर दिया है। अब हम इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो कैसे करते हैं, चलिए देखिए। चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहां पर एक हेडिंग बना दी है, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो आप इसको, मैग्नीट्यूड, या आप इसको बोल सकते हो मॉडुलस। मॉडुलस वैसे तो मैंने थोड़ा पीछे भी ये बता दिया था आपको जब स्टार्टिंग की थी, लेकिन यहां पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। देखिए, आपको ये वेक्टर A गिवन है, AX आई कैप प्लस AY जे कैप प्लस AZ के कैप। अगर इसका मॉडुलस निकाले तो I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर और K के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट होता है, लेकिन ये आया कहां से है वही बताना है यहाँ पर। देखिए कैसे करते हैं। इसमें ले लेते हैं इन ट्राइंगल OEA, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। इसमें एंगल E जो है 90 डिग्री है। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा है 90 नहीं है, जबकि 90 है। ये इस तरीके से है, ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर पर 90 डिग्री बना रहा है, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये 3D फिगर में क्लियर हो जाएगा। तो एंगल E 90 हो गया, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। जब ये 90 बन रहा है ये वाला एंगल, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा OA स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना,
ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। ओ ई जो है हमारा नहीं पता है, ई ए हमें पता है, ए वाई था, हमने पीछे नोट किया था यहाँ पर ई वाई, लेकिन ओ ई नहीं पता। अब इसको ऐसा करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 लेकर के, शायद सेकंड पीछे ले लिया था, हाँ ठीक है। अब हम लेके चलते हैं, ध्यान देना यहाँ पर लेके चलेंगे ओ बी ई डी, यहाँ लिखेंगे इन पैलोग्राम कौन सा है, ओ बी ई डी, ओ बी ई डी। अब इसके बीच में क्या लगाएंगे, यहां लिखेंगे बाई पैलोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कौन सा है, ये जरूरी है लिखना, ऑफ वेक्टर एडिशन इन कौन सा मेथड पढ़ा रखा है आपको, एक ज्योमेट्रिकली और एक एनालिटिकली मेथड, इन एनालिटिकली फॉर्म में। अब एनालिटिकली फॉर्म कैसे है, देखिए ये इसकी दो एडजेसेंट साइड जो है दो वेक्टर को शो कर रही है, इनका जो रिजल्टेंट ओ ई होगा वो क्या होगा, जैसे हम निकालते थे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q कोस थीटा, उस वाले फॉर्मूले से निकालते थे। क्यों निकालते थे, वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकलता था जब उनके बीच का एंगल पता हो। तो वही फंडा हम यहाँ यूज करेंगे, ये एंगल जो है यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा आपका ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस 2 ओ बी इंटू ओ डी इंटू कॉस थीटा, थीटा फॉर 90 है, यहाँ थीटा आपको गिवन है 90 डिग्री। अगर इसको सोल्व करोगे कोस 90 हो गया 0, 90 कौन था, ये वाला एंगल, ये 90 है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों ही एक दूसरे से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अब ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया भैया आपका ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और ये हो गया आपका 0, ये मैंने खत्म कर दिया, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई की वैल्यू रखो ओ ई स्क्वायर की, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से। अब ओ ए क्या है, ओ ए आपको पता है ए है, ओ बी क्या है, ओ बी ये रहा आपका, ओ बी वेक्टर नहीं है, ओ बी फॉर यानी उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस ओ डी क्या है, ओ डी ये रहा ए जेड का स्क्वायर हो गया है, प्लस ई ए क्या है, ई ए ये रहा ई ए फॉर ये हो गया ओ सी स्क्वायर यानी ए वाई का स्क्वायर। तो फाइनली ये आ गया ए इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब ये आया तो ऐसे है, आपने जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और आपने पैरेललोग्राम लगाया है एनालिटिकल फॉर्म में, लेकिन हम पढ़ा क्या देते हैं कि अगर आपको वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए, के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए और उसका तीनों के सम का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो डायरेक्टली ऐसे आपको लर्न करा दिया जाता है, ठीक है। तो वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया वो बता दिया है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो बता दिया है, और अब हम जो है इस वेक्टर के एंगल्स निकालेंगे। अब एंगल्स कैसे निकालेंगे, अगर ये हमारा 2D फिगर में होता तो हम tan थीटा के अकॉर्डिंग निकाल लेते, अब ये 2D में ना होकर के 3D में है, तो यानी वेक्टर जो है हर एक्सिस से, एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से भी किसी ना किसी एंगल पर झुका हुआ है, तो वो तीनों एंगल निकालने हैं। अब वो तीनों एंगल जो है हम
हमने एज्यूम कर लिया वो तीनों एंगल, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से आपका अल्फा एंगल बना रहा है और ये वाई एक्सिस से जो है कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, और ये जो है जेड एक्सिस से गामा बना रहा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये तीन एंगल ये बना रहा है, तो हमें तीनों एंगल निकालने हैं। अब ये तीनों एंगल अगर हम कोस की फॉर्म में निकालते हैं, कोस जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका जो है रेशियो होता है उसकी फॉर्म में अगर हम निकालें तो वो इजीली फाइंड आउट होते हैं। निकाल तो हम इनको साइन में भी सकते हैं, टेन में भी सकते हैं, लेकिन कोस में इजीली होते हैं, तो इसलिए हम इनको कोस में निकालेंगे। और चूंकि ये सारे के सारे एंगल जो है कोस में फाइंड आउट होंगे, इसलिए इनको कहा जाता है, तीनों को तीन एंगल निकलेंगे, एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से भी, वो कोस की फॉर्म में निकलेंगे, इसलिए उनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए कैसे उनको निकालते हैं। चलिए यहीं पे बता देता हूं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। देखिए सीधा सा फॉर्मूला है, ध्यान देना यहाँ पर, कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा। आप जानते हो कोस में जो होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हम कोस अल्फा देखें यहाँ पर, तो कोस अल्फा हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेस हमारा ये रहा, और हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ये। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ax अपॉन ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपने लगा दिया यहाँ पर। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए उसको हम बाद में बताएंगे, सॉरी इसको सही कर देता हूं। और कॉस बीटा अगर हम निकालें यहाँ पर, ये क्या होगा, अब कोस बीटा को अगर देखा जाए तो कोस बीटा में भी क्या है, ये बीटा है और ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। ये फिगर थोड़ा है ऐसा हो जाएगी, इसको अगर हम जो है थोड़ा टर्न कर लेंगे फिगर को, तो ये एंगल तो हो जाएगा हमारा बीटा, ये वाला एंगल बीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस तरीके से। तो इसमें भी बेस क्या बन जाएगा, ए वाई अपॉन ए हो जाएगा। और ऐसे ही हम अगर कॉस गामा निकालें तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा ए जेड अपॉन ए। ठीक है, हम इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स क्या है हमारा, आई का कोफिशिएंट है, यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप अपॉन इस पूरे का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, चलिए अब जरा हम क्या करते हैं, अगर हम यहां से ax की वैल्यू निकालें तो हमारी ax की जो वैल्यू आएगी, ध्यान दें यहां पर क्या हो जाएगी, a cos अल्फा, a cos अल्फा। और ऐसे ही जो है अगर हम यहाँ पर a y की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी a cos बीटा। ये हम क्यों निकाल रहे हैं अभी बताने वाला हूं मैं आपको। अगर यहाँ से a z की वैल्यू निकालें तो a cos गामा, ये तीन वैल्यू हमने निकाल ली। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करना चाह रहे हैं, इसको हम जो है फोर्थ ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं, इसको फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ये वैल्यू सारी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस एल्फा, यानी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ये आपने तीनों वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पुट कर दी। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ए स्क्वायर जो है इस वाले पोर्शन में से कॉमन है, और कॉमन लेकर के डायरेक्ट मैंने काट भी दिया। जब ये आपने कट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ 1 रह जाएगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा।
तो ये एक रिलेशन मिल गया है कि अगर आपको जो है किसी वेक्टर के तीनों डायरेक्शन कोसाइंस मालूम हो तो वो हमेशा उनके स्क्वायर का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। अगर मान लीजिए आपको 2 मालूम हो तो आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से तीसरा डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो है किसी भी वेक्टर को के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता दिया है, उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस क्या होता है वो बता दिया है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो आपको बता दिए हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। और इन कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा में क्या रिलेशन है वो भी आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और बता दो, आपको आगे मिलेगा सीखने के लिए। कोस अल्फा को एल बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में बोलते हैं इसको। ये आपको जो है मैथ में भी मिलेगा सीखने को। एल भी बोलते हैं इसको, एम भी बोलते हैं और इसको एन भी बोलते हैं। ठीक है, एल एम एन। ये आप यहाँ ये भी बना सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप ये वाला फंडा भी बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आज हम जो है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, उनका आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, उसका क्या फॉर्मूला है, क्या एक्सप्लेनेशन है वो देखिए। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो मैं वैसे ही जनरली समझा देता हूं, ये आपको वेक्टर ए गिवन है और ये आपको वेक्टर बी गिवन है। इनके बीच का कुछ भी एंगल हो सकता है थीटा। ये 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 भी, 60 भी, 45 भी, कुछ भी एंगल हो सकता है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, ध्यान देना, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। यानी आपके पास दो वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट, ये लो डॉट प्रोडक्ट, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, इनका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ये रहा, ये इनका प्रोडक्ट हो गया। और इसका प्रोडक्ट किसके साथ में होना है, कोसाइन के साथ में होना है। कोसाइन का जो स्मॉलर एंगल है यानी कॉस, ये स्मॉलर एंगल हो गया थीटा इनके बीच का, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट जो हो गया आपका वो क्या हो गया आपका ए डॉट बी। यही मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिख रखा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ए डॉट बी से। ये भी लिख दिया यहाँ पर। अगर थीटा इनके बीच का एंगल हो तो ए डॉट बी क्या होगा वो मैंने यहाँ लिखवा दिया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, यानी ए बी कोस थीटा। अब यहाँ जो मेन पॉइंट है ध्यान देने का है, ए डॉट बी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जब आप ए डॉट बी को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक स्केलर नंबर मिलेगा, और स्केलर नंबर मिलने की वजह से ही इस प्रोडक्ट को किसका नाम दिया गया है, स्केलर प्रोडक्ट का। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, जब क्रॉस प्रोडक्ट किया करेंगे दो वेक्टर क्वांटिटी का तो वहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए उसको नाम दिया जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट का। तो खैर यहां पर तो ये हो गया ए डॉट बी जो है एक स्केलर है। ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी कैप। ये जो होता है ना प्रोजेक्शन जो है, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको वैसे स्पेशली तो यूज होगा आपका 12th के जो मैथमेटिक्स में चैप्टर है वेक्टर का, वहां पर यूज होता है स्पेशली तो, लेकिन यहाँ भी मैंने थोड़ा आपको हिंट दे दिया है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी
मतलब वेक्टर ए का बी पर क्या प्रोजेक्शन है, वो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी कैप, यानी सोल्व किया तो ये आ गया। और अगर इसको भी सोल्व करेंगे तो ये आगे भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कोस थीटा के। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो इसको सोल्व भी कर सकते हो। ये हो गया ए बी कॉस थीटा अपॉन, ये हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, बी से बी कैंसिल आउट हो गया है, तो दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, यानी ए कोस थीटा को जो कहते हैं वो ए का प्रोजेक्शन कहते हैं, किस पर, बी पर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा अपॉन ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो बी कोस थीटा को जो क्या कहते हैं, बी का प्रोजेक्शन कहते हैं, किस पर, ए वेक्टर पर। अच्छा, इसकी एक याद करने की अगर मैं आपको टेक्निक बता दूं, वो ये है कि जो ये जिसके साथ में ऑन आ रहा है उस पर हमेशा कैप लगता है। जैसे यहाँ लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर, तो ऑन बी वेक्टर तो बी पर कैप लगा दो। जैसे यहाँ ऑन ए वेक्टर तो ए पर कैप लगा दिया है। अब हमने बी वेक्टर, बी कैप को कैसे तोड़ दिया, बी कैप जो है यूनिट वेक्टर को शो करता है, तो बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, यानी सीधा ए डॉट बी बन गया। ऐसे ही यहाँ ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, यानी ए डॉट बी बन गया है। तो ये तो जनरली आपको याद रखना है। इसका जो मेन पार्ट जो है, मेन जो इसका वो है, वो तो आपको 12th की मैथ्स में मिलेगा। अब आगे आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट है कोम्यूटेटिव लॉ। कोम्यूटेटिव लॉ, देखिए कोम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, द डॉट और स्केलर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, स्केलर प्रोडक्ट, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कोम्यूटेटिव। अब इसका मतलब क्या है, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर वेक्टर ए की और बी की मल्टीप्लाई करते हो, ए डॉट बी करते हो और बी डॉट ए करते हो, तो दोनों इक्वल आएंगे। जैसे हम नंबर्स में अगर बात कर लें, 3 इंटू 4 किया जाए तो आपका 12 होगा, 4 इंटू 3 किया जाए तो आपका 12 होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से नेचुरल नंबर्स पर जो है कोम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो फॉलो होता है, उसी तरीके से दो वेक्टर ए और बी पर भी डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो फॉलो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर 2, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या है, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर दो वेक्टर यूज नहीं होते, 3 होते हैं, तो 3 वेक्टर्स लिखेंगे यहाँ, 3 वेक्टर्स इज एसोसिएटिव, दैट इज वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी इन दो की प्रोडक्ट एक साथ कर लीजिए आप, डॉट प्रोडक्ट। और अगर आप पहले ए डॉट बी कर लेते हैं और फिर डॉट सी कर लेते हैं, तो ये हमेशा तीनों इक्वल होंगे, सॉरी दोनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, द डॉट
और स्केलर प्रोडक्ट ऑन 3 वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, जैसे दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसमें जो है दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एक डॉट प्रोडक्ट है और एक है आपका प्लस एडिशन। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आएगा, ठीक है। अभी और दो प्रॉपर्टी हैं, दो तीन प्रॉपर्टी और बताता हूं, जरा रब कर लेता हूं इसको। नंबर 4 है, नंबर 4 क्या ले लेते हैं, दो वेक्टर दिए हुए हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। उनका डॉट प्रोडक्ट मैं जनरली बता दूं, मान लीजिए वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए और एक वेक्टर बी दे रखा है और ये 90 डिग्री पर एक्ट करते हैं, तो इनका प्रोडक्ट आएगा ए बी कॉस 90, यानी आपका जीरो हो गया, जीरो होगा। तो मैं यहाँ लिखवा देता हूं नंबर 4 में, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है इज जीरो, जीरो होगा। कैसे, मैं यहां लिख भी देता हूं, मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे हैं, ये वेक्टर ए है और ये आपको वेक्टर बी दिया हुआ है और ये दोनों 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 क्या हुआ, जीरो हो गया, यानी ये जीरो आ गया ए डॉट बी, ठीक है। ऐसे ही जो है नंबर 5 ले लेते हैं, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, इज इक्वल टू, इसको इधर लिख देता हूं ए वेक्टर को यहां पर, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये गिवन है आपको और एक वेक्टर ये गिवन है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी है और दोनों ही पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होगा, यहां पर मैंने कर लिख दिया है, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, दिस विल बी ए बी, ठीक है। इसको यहां लिख देता हूं ए बी, ठीक है। अब देखिए यहां ये लिखा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट किसका, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट किसका, दो पैरेलल वेक्टर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 6 है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर
टू इटसेल्फ या विद इटसेल्फ गिव्स, विद भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, विद इटसेल्फ गिव्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये है मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, ये कह रहा है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। मतलब कैसे, देखिए जैसे हमने ले लिया है, ये वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए, ये आप यहाँ भी दिखा सकते हो वेक्टर ए, यानी इनके इसका खुद के बीच का ये एंगल कितना हुआ, 0, खुद से ही, इटसेल्फ से ही। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर। तो वही इसमें लिखवाया गया है कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ और पॉइंट है, कुछ मैं लिखवा देता हूं मैं, 7th पॉइंट लिखवा दिया आपको, some facts related to some facts related to rectangular unit vectors। देखिए अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने की बात यह है, फर्स्ट अगर आप जो है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर हमारे क्या होते हैं, हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप जो है हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, वाई कैप, जे कैप हमारा वाई एक्सिस के, और के कैप हमारा जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं वो आप देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए आई कैप का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो, या आप जे कैप का मैग्नीट्यूड लेते हो, या आप के कैप का मैग्नीट्यूड लेते हो, तो वो हमेशा 1 आएगा। और वैसे भी आप किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मान लिया एन कैप का लिया आपने या आपने ई कैप का लिया, तो ये भी हमेशा 1 ही आएगा। अगला स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान लीजिए आप आई कैप की जो है मल्टीप्लाई आई कैप से करते हो, जे कैप की मल्टीप्लाई जे कैप से करते हो, या के कैप की मल्टीप्लाई जो है के कैप से। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ डॉट प्रोडक्ट से, मल्टीप्लाई मैंने गलत यूज कर दिया है, सॉरी इसके लिए, यहाँ पर मैंने डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, तो ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आई और आई जो है ये पैरेलल यूनिट वेक्टर्स होंगे। यहां पर हम इसे, इस स्टेप को इसमें भी लिख सकता हूं, एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू ई कैप डॉट ई कैप, ये भी 1 ही होगा। इसका रीजन अगर हमें देना है तो ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, पैरेलल वाला, ये वाला पैरेलल वाला। तो यहां पर लिख देंगे पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, ये हैं पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, ये हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक स्टेप हो रहा है, थर्ड, अगर आई का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है जे से, और जे का किया जाता है के से, या के का किया जाता है आई से, या इनका उल्टा कर दिया जाए, जे का आई से कर दिया जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई डॉट जे और जे डॉट के इक्वल होते हैं, कोम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। या आप इसको कर सकते हो के डॉट जे, या आप जो है इसको आई डॉट के कर सकते हो। तो ये हमेशा आपका क्या होगा, ये हमेशा आपका 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। यहां पर रीजन दे देंगे, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स,
यूनिट वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ इससे जुड़े हुए कुछ जो प्रॉपर्टीज थी। एक प्रॉपर्टी और मैं जनरली बता रहा हूं आपको, देखिए क्या है। देखिए, मैं उसको 8 नंबर में ले लेता हूं। प्रॉपर्टी क्या है, बस वो दो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट करते कैसे है, ये है। लेट कर लिया आपने दो वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू आपने ले लिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। क्लियर है। ऐसे ही आपने दूसरा वेक्टर ले लिया है b वेक्टर, इसको आपने लिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर ए डॉट बी, तो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान देना। a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बीच में आपने डॉट लगा दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से। इसकी मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही, ये आएगा a1 b1 i डॉट आई। देखिए डॉट केवल जो है वेक्टर्स के बीच में अप्लाई होगा, क्योंकि a1 b1 ये स्केलर है, ये इनकी मल्टीप्लाई अलग हो जाएगी स्केलर्स की, और जो वेक्टर है इनकी डॉट के साथ होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, प्लस a1 b2 i डॉट j प्लस a1 b3 i डॉट k। अभी आपने a1 की मल्टीप्लाई की है, अब आप करो a2 की। a2 की करोगे तो क्या आएगा, a2 b1 j डॉट आई प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k। क्लियर है। प्लस नेक्स्ट ले लेते हैं, प्लस a3 b1 k डॉट आई प्लस a3 b2 k डॉट j प्लस a3 b3 k डॉट k। ये ठीक है। अब यहां देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है, a डॉट b इज इक्वल टू, देखिए i डॉट आई की वैल्यू अभी आपने लिख रखी है, i डॉट आई की वैल्यू आपने 1 लिखी हुई है, तो जैसे ही ये 1 पुट करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा a1 b1 प्लस ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा 0, i डॉट जे 0 होता है, ये रहा i डॉट जे 0। अच्छा, i डॉट के भी ये रहा आपका, ये रहा, ये भी 0 होता है। अब इस पर आ जाइए, ये भी 0 होगा। नेक्स्ट हो गया a2 b2, वो 1 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ इंटू 1 भी कर देता हूँ, इंटू 1 प्लस 0 प्लस a3 b3 इंटू 1। तो फाइनल जो कंक्लूजन मिला है a डॉट बी इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो ये आपका जो है कंक्लूजन मिल गया है, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब इस चीज को समझिए, अब इतना बड़ा डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो i वाला है उसकी केवल आप i से मल्टीप्लाई करिए, यानी a1 b1, ये रहा a1 b1, और i डॉट आई 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही a2 b2 करिए, j वाले की j से करिए तो a2 b2 हो जाएगा, क्योंकि j डॉट j 1 हो जाएगा। a3 b3 करिए, k डॉट k क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये बीच के पोर्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि बीच के जितने भी पोर्शन है i डॉट j, j डॉट k डॉट आई, ये सब 0 हो जाते हैं, वो आपको करके दिखाया। लेकिन जनरली जब आप यूज करोगे तो आप केवल i वाले की i से मल्टीप्लाई करिए,
जे वाले की जे से करिए और के वाले की के से करिए, तो ये इनका जो है डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हमने जो है डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी, अब उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए जनरली एक बार थोड़ा बता दूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था ए बी कॉस थीटा। इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है, यानी जो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक स्केलर मिलता है, वो क्या एग्जाम्पल है देखिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है द वर्क डन W is equal to the dot product, is equal to the dot product। अब किसका डॉट प्रोडक्ट? W इज इक्वल टू होता है एफ डॉट एस। तो किसका डॉट प्रोडक्ट हुआ? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ वेक्टर एंड एस क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, दैट इज W इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और इसको अगर आप ब्रेक करना भी चाहते हैं कि फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा हो, तो आप इस हिसाब से इसको एक्सपेंड कर सकते हो, यानी इसको आप लिख दोगे एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं नंबर 2। द इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट। अब किसका डॉट प्रोडक्ट है? अब मैं ये भी बता देता हूं, P इक्वल टू होता है वेक्टर एफ डॉट वी वेक्टर। तो इसको जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज से थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी किसका डॉट प्रोडक्ट हुआ? फोर्स का और वेलोसिटी का। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर लिख दीजिए, यहां आप एफ वेक्टर भी लिख सकते हैं, एंड वेलोसिटी वी वेक्टर, दैट इज, अब क्या बनाए? P इज इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, सॉरी डॉट एफ डॉट वी वेक्टर। क्रॉस तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये भी इसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा? एफ वी कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वैसा आपको जो है 12th क्लास में मिलेगा, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट। अब किसका डॉट प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया को यहां पर एक वेक्टर में लिखा गया है, जब ये वहां एक्सप्लेन किया जाएगा वहां पर समझ में आ जाएगा आपको। एरिया वेक्टर ए वेक्टर, दैट इज, अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होगा।
और फिर इसको हम अगर इसको तोड़े तो ये होगा बी ए कॉस थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो तो हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है 3 एग्जांपल्स बता दिए हैं। अब हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अब है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें क्या है देखिए मैं बता देता हूं। जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था वो पढ़ा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हमने इसकी डेफिनेशन बनाई थी, क्या बनाई थी? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड्स of vector is equal to the product is equal to the product of the magnitudes of vector A and vector B and cosine of the smaller angle between them। अब इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन है A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन यहां पर A क्रॉस B ना होके इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसकी डेफिनेशन और इसकी मिलती हुई बस थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of two vectors A vector and B vector and sine of smaller angle between them। वही यहां लिखा हुआ होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, यानी इनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट एंड इसकी मल्टीप्लाई कर दी किससे? साइन से। लेकिन साइन किसका? स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का जो भी स्मॉलर एंगल है उनके बीच के एंगल के साइन के साथ इसका प्रोडक्ट कर दिया गया है। ठीक है। अब मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है आपके दो वेक्टर हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो ए क्रॉस बी जो होगा ये हमेशा इनके परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी ये दो वेक्टर इस तरीके से है, जैसे ये हमारे दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ए वेक्टर, एक वेक्टर ये आपका बी वेक्टर, और ये हो गया इन दोनों पर परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये इन दोनों पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इनके बीच का एंगल थीटा है। थीटा में कुछ भी हो सकता है, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 90 ही रहेगा ए क्रॉस बी। और इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एन कैप भी एक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जरूर होगा, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? ए क्रॉस बी से। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर ए और बी के बीच का एंगल जो है थीटा है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए बी साइन थीटा। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, सिंप्लीफाई किया तो ए बी साइन थीटा, आप ऐसे लिख सकते हो। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, अगर आप इसको लिखना चाहे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, यहां मैं लिख देता हूं वेयर एन कैप इज द
unit vector in the direction of A क्रॉस B। ये ठीक है। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, और विदाउट मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे। एन कैप यूनिट वेक्टर इसका लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है और फिर इसकी प्रॉपर्टीज है। मैं पहले एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं इसके, और प्रॉपर्टीज करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए। द वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। द लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं ओमेगा वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकते हैं इसको हम, या पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। मैं दोनों ही लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। दैट इज क्या हुआ है देखिए, वेक्टर v हो गया, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये हो, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ये लिखोगे आप ओमेगा आर साइन थीटा इंटू कोई भी यूनिट वेक्टर एन कैप। थीटा जो है ओमेगा और आर के बीच का एंगल है, अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम ले लेते हैं टॉर्क। द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, लिखना हो लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए। द टॉर्क टो वेक्टर इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर। पोजीशन भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड फोर्स एफ वेक्टर, दैट इज क्या हुआ, टो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहो तो आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, आप इसको एन कैप भी नाम दे सकते हो, जो और चाहे आप और भी कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है। तो एक थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम इसको एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट
इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट? ये भी क्या है? पोजीशन वेक्टर का ही है, ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर। एंड यहां पर फोर्स था, यहां पर आएगा लीनियर मोमेंटम, जिसको पी वेक्टर बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम, जिसको आप पी वेक्टर बोलते हैं, दैट इज क्या होगा? एल वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस पी वेक्टर। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो आर पी साइन थीटा एन कैप। ये हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? दो वेक्टर का। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं है? बिकॉज यहां मैं इसका रीजन दे देता हूं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कॉम्यूटेटिव। इज एंटी कॉम्यूटेटिव। दैट इज, अब इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये होता है एंटी कॉम्यूटेटिव, यानी निगेटिव साइन के साथ में लिया जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। यानी अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ए क्रॉस बी, तो रिजल्ट जो होगा क्या होगा? बी क्रॉस ए का विद माइनस साइन सेम आएगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट, एसोसिएटिव लॉ। द क्रॉस प्रोडक्ट of three vectors is not associative. That is a क्रॉस b वेक्टर जो है, a क्रॉस c वेक्टर इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका रीजन भी यही है, कॉम्यूटेटिव लॉ की वजह से नहीं करता है। नेक्स्ट, थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। The cross product
ऑफ वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां 3 भी लिख सकते हो आप, 3 वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। that is vector A cross vector B plus C vector is equal to vector A cross vector B plus vector A cross vector C। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड है सॉरी फोर्थ, थर्ड बोल रहा हूं बार बार, फोर्थ, द मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन 90 होगा। तो क्या बना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अब देखना ऑफ किसका, परपेंडिकुलर, ऑफ टू परपेंडिकुलर, ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू, या इज, चलो इज इक्वल टू लिख देता हूं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर के बात ही की जा रही, ऑफ दैट वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से है, एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर आपका ये हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इनके जो बीच का एंगल है वो थीटा कितना दिया हुआ है आपको, 90, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर आपने बना दिए हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा देखिए इसके हिसाब से, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नहीं कहा मैंने कहा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो गई आपकी 1, तो ये ए बी यानी उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप है फिफ्थ, द प्रोडक्ट सॉरी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू, देखिए यहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया आपने, यहां पैरेलल लेंगे, टू पैरेलल वेक्टर्स यानी दो पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल होगा। मतलब कैसे हुआ, देखिए जैसे ये एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, ये वेक्टर आपका क्या हो गया है, ए वेक्टर, और ये वेक्टर क्या हो गया है, बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, 0, दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। तो यहां मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी, मैंने करी है प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा यानी साइन 0 और इनटू इनका यूनिट वेक्टर हमने एन कैप ले लिया है। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 है, तो इस वजह से सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात भी करें तो वो भी क्या आएगी, एक मिनट इसमें एकदम मिस्टेक हो गई है, 0 वेक्टर लिख लेना यहाँ पर, इसको ये वेक्टर मैं ऊपर कर देता हूँ, 0 वेक्टर, ये 0 नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा, ये 0 वेक्टर मिलेगा, 0।
दोबारा बता देता हूँ, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अगर हाँ इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाह रहे हो, वो आपका जीरो ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ। अभी एक सिक्स्थ और देख लेते हैं। चलिए सिक्स्थ में क्या ले लेते हैं, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए। तो यहां लिख देते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, ऑफ एनी वेक्टर टू इटसेल्फ या विद इटसेल्फ, विद इटसेल्फ इज, इज लिख सकते हो है, या गिव्स, या चलो गिव्स ही लिख देते हैं। गिव्स क्या गिव कर रहा है, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर करेगा ना कि जीरो करेगा। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया है, ये वेक्टर ए है, इसका इसी से हम जो है क्या है क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो इसके बीच का एंगल जो है जीरो होता है। किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो एंगल लिया जाता है वो जीरो लिया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ए क्रॉस ए वेक्टर, दिस विल बी ए साइन जीरो इंटू आपका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, तो ये आ गया जीरो वेक्टर। ठीक है, सेम वही है। अगर इनका मैग्नीट्यूड लोगे तो आपका वही आएगा जीरो। ठीक है, सिक्स्थ के बाद आ गया सेवेंथ। ठीक है, सम फैक्ट्स, सम फैक्ट्स related to a rectangular unit vectors। यूनिट वेक्टर्स क्या है आपके, आप जानते हो रेक्टेंगुलर, आई कैप जे कैप के कैप। देखिए वो एक स्टेप तो वही है जो पिछले वाले में लिखवाया था मैंने डॉट प्रोडक्ट में, तो सेम वही है। किसी भी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो, कोई भी हो सकता है, अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो वो हमेशा वन आता है। ये तो पिछले वाला ही स्टेप है। सेकंड स्टेप है, अगर आप यूनिट वेक्टर का आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा जो है के कैप मिलेगा। अगर आप जे का के से करते हो क्रॉस प्रोडक्ट, जे क्रॉस के, तो ये आपको आई कैप मिलेगा। और अगर आप के का आई से करते हो तो आपको जो है जे कैप मिलेगा। ठीक है, एक ऑर्डर में होने चाहिए। देखिए आई जे, जे के आई, अगर इस ऑर्डर में चल रहे हैं तो पॉजिटिव ही मिलेंगे। और अगर ये ऐसा हो जाए जे क्रॉस आई, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के कैप। ये हो जाएगा के क्रॉस जे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस आई कैप। और अगर आई क्रॉस के कैप आ जाए तो आपको मिलेगा माइनस जे। इसका रीजन है एंटी कोमुटेटिव लॉ, एंटी कोमुटेटिव लॉ, ड्यू टू, सॉरी यहां लिख देता हूं ड्यू टू एंटी कोमुटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक स्टेप और है थर्ड, अगर आप आई का आई से क्रॉस करते हो, या जे का जे से करते हो, या आप के का के से करते हो, या आप ई कैप का ई कैप से करते हो, कोई भी हो, तो ये हमेशा जीरो होगा। ठीक है, अच्छा क्यों होगा, इसका रीजन है ड्यू टू
पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये 3 स्टेप इसमें मैंने बता दिए, पीछे भी 3 ही बताए थे, हालांकि एक स्टेप इनमें कॉमन है वही, ये जरूरी नहीं है आप लिखो इसको या ना लिखें। चलिए नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा। अब मान लीजिए दो वेक्टर दिए हुए हो, जैसे उनका डॉट प्रोडक्ट करते थे ऐसे ही दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। हमने दो वेक्टर जनरली एज्यूम कर लिए हैं। लेट वेक्टर A इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और एक दूसरा वेक्टर ले लिया आपने B वेक्टर इज इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ठीक है, जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान देना, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू, यानी A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। देखिए इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो देखिए इसको थोड़ा हम डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। कैसे, देखिए आई कैप जे कैप के कैप, इसको आप ऐसे लिख लीजिए डिटरमिनेंट में। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप आपने लिख दिया। अब फिर आप लिखोगे इनके कोफिशिएंट्स, पहले लिख दोगे पहले वाले के A1 A2 A3, फिर लिखोगे दूसरे वाले के B1 B2 B3, ये हो। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं वो वाला मेथड देखिए। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू आई कैप, आपने पहला आई कैप लिख लिया, ये वाली रो और ये वाला कॉलम आप हाइड कर लीजिए, जो बचता है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए, यानी ये बचा, इसको आपने हाइड कर लिया इतने पोर्शन को आपने, और ये बचता है आपका A2 A3 B2 B3, माइनस बीच में फॉर्मूले में माइनस आता है, यहाँ पर ये आपको माइनस ही अप्लाई करना है। अब जे का नंबर आया तो जे वाले कॉलम रो को भी हाइड कर लीजिए और कॉलम को भी, A1 B1 A3 B3, यहाँ पर लिखेंगे आप A1 B1 A3 B3, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड नंबर है प्लस के कैप। ठीक है, ये ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। अब के वाले रो को भी हाइड कर लीजिए और इसको कॉलम को भी, तो ये बचा A1 B1 A2 B2, यहाँ पर लिख दीजिए A1 B1 A2 B2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए इसकी जो मल्टीप्लाई है वो ऐसे चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ऐसे चलेगी, इसकी ऐसे चलेगी। पहले यानी ये होगा आई कैप और ये हुआ A2 B3, A2 B3 मल्टीप्लाई होगी, बी इसकी मल्टीप्लाई फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ये बीच में माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा A3 B2, बीच में माइनस आता है, फॉर्मूला है माइनस जी, ऐसे ही ये A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, प्लस के कैप A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है,